Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. अब हम डिस्कस करेंगे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स कि एक रेफ्रिजरेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो इट्स हैव थ्री प्रॉपर्टीज। हम इट कहते हैं कि एक रेफ्रिजरेंट में तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज। तो एक रेफ्रिजरेंट में तीन प्रकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज और थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ लिखा है हाई, तो द क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है किसी भी रेफ्रिजरेंट का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्राकृतिक का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मैक्सिमम यानी कि हाई होना चाहिए। उसका क्या रीज़न है, तो वो देखते हैं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर लो होगा, अगर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये, अगर ये पॉइंट अगर लो होगा तो जब हम कंप्रेशन के दौरान अगर इसका टेम्परेचर, अगर कंप्रेशन में वेपर का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये डायरेक्ट क्या होगा, बिना कोई हीट रिजेक्ट किए, बिना कोई हीट को रिजेक्ट किए डायरेक्ट जो है वेपर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लिक्विड से, सॉरी वेपर से लिक्विड में। यहाँ से यहाँ पर ये वेपर है, वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी हीट रिजेक्शन। और हम क्या चाहते हैं, कंडेंसर के अंदर हीट का रिजेक्शन होना चाहिए, इसीलिए क्रिटिकल जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। तो इफ़ द क्रिटिकल टेम्परेचर हैव लो वैल्यू देन कंप्रेस्ड वेपर नॉट सब कूल्ड सो इट कैन नॉट रिजेक्ट द हीट। तो वो क्या सब कूल्ड नहीं हो पाएगी, दैट्स मीन वो हीट रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। और इट कम्स डायरेक्ट इन द लिक्विड फ्रॉम विच एंटर इनटू थ्रॉटल वाल्व एंड देन फर्दर इनटू द इवेपोरेटर सो इट कैन नॉट टेक अप द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस। और जब उसकी हीट में ही परिवर्तन नहीं होगा, उसमें जब हीट रिजेक्ट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, जब वो इवोपरेटर के अंदर वापस अगेन जो जब नेक्स्ट साइकिल में स्टोरेज स्पेस से हीट को वो टेकअप नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ही नहीं। ओके, सो इट कैन नॉट टेक अप द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस सो द क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। हम कुछ रेफ्रिजरेंट्स आयरन के क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। तो जो वाटर होता है आपके H2O, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 374.15। अमोनिया का होता है 132.5, R12 का होता है 111.5, R22 का होता है 96.5 और R134A का होता है 101.2। और हमें इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है, या आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है इस बार। तो सबसे ज़्यादा होता है आपके वाटर का, देन अमोनिया, उसके बाद R12, R22 और R134A का सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट हम देखते हैं कि दो प्रकार के हमारे पास स्पेसिफिक हीट काम में आती है इस साइकिल के दौरान। हम देखते हैं जैसे हमारी साइकिल ये बनती है, तो एक तो यहाँ पर आती है CP ऑफ वेपर, और जब ये यहाँ से सब कूल्ड होती है तो इस रीजन में बोलते हैं CP ऑफ लिक्विड। तो CP ऑफ वेपर भी हमारे काम में आती है, CP ऑफ लिक्विड। तो हम देखते हैं कि CP ऑफ लिक्विड तो लो होनी चाहिए और CP ऑफ वेपर जो है आपके वो हाई होनी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड शुड बी एज लो एज पॉसिबल सो दैट द लिक्विड कैन बी मोर सब कूल्ड बाय रिजेक्टिंग स्मॉलर हीट। देखिए सब कूलिंग रीजन के अंदर देखते हैं कि ये सब कूलिंग रीजन है, तो इसका होता है CP ऑफ डेल्टा T। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा लिक्विड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल्ड हो, यानी टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिक्रीज हो। तो टेम्परेचर में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा कब होगा, जब C की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि CP ऑफ जो लिक्विड है वो कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल सो दैट, और CP ऑफ वेपर है जो वो ज़्यादा, उसकी वैल्यू जो है मैक्स होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दैट इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इट्स मोर देन द इंक्रीज वर्कपुट। हम देख वर्क इनपुट सो COP ऑल्सो इंक्रीज। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर CP ऑफ वेपर है। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में, क्योंकि अपन जानते हैं वर्क इज़ द फंक्शन ऑफ T1, यहाँ पर ये टेम्परेचर है T1, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला मतलब आपके कंप्रेसर में एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो रही, तो ये टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा
ठीक है, उससे वर्क इनपुट भी ज़्यादा होगा। ओके तो वर्क इनपुट को अपन को क्या यहाँ पे मिनिमाइज करना है, तो अपन को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाना है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इस पॉइंट तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो ये जितना ऊपर तक जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हाई CP ऑफ वेपर एब्जॉर्ब हाई हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। ओके तो आपको CP ऑफ वेपर है वो हाई होनी चाहिए, अपन को केवल इतना ही लिखना होगा वहाँ पे कि CP ऑफ वेपर हाई होनी चाहिए, CP ऑफ लिक्विड लो होनी चाहिए, लेकिन आपको रीज़न पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ओके उसके बाद देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। ओके वो हाई होनी चाहिए, कि जितनी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपके स्टोरेज स्पेस से वो आपके वेपर जो है हीट कलेक्ट करेगी। ओके तो रेफ्रिजरेंट में हम देखते हैं लेटेंट हीट में वाटर की होती है 2261, अमोनिया की होती है 1369, R12 की होती है 165.7, R22 की होती है 234.7 और R134A की होती है 197.3। इट शुड एज हाई एज पॉसिबल फॉर फिक्स कैपेसिटी प्लांट। अगर किसी फिक्स कैपेसिटी प्लांट की बात की जाए कि इतने कैपेसिटी का हमारे पास प्लांट है, तो उसमें अगर रेफ्रिजरेंट का अगर यूज कर रहे हैं तो देखिए आप। ओके तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास फ्लो रेट, ठीक है, तो मास फ्लो रेट अगर इसकी COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या, वो हीट, वो लेटेंट हीट ही तो होती है आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये अगर ज़्यादा होगी तो इसका मास फ्लो रेट कम होगा, तो साइज़ को कम करता है ये। इसीलिए हम देखते हैं कि इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर फिक्स कैपेसिटी प्लांट, इट रिड्यूस द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, दैट्स मीन द साइज ऑफ द प्लांट शुड बी लेस। और हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि प्लांट की जो साइज़ को है कम से कम रखना। ओके तो RC इक्वल टू होता है m.H1 - तो H1 - H4 जो अगर ग्रेटर होगा तो आपके मास फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो प्लांट की साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है आपकी हाई होनी चाहिए। जो रेफ्रिजरेंट है उनके लिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है हाई होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड शुड एज हाई एज पॉसिबल ड्यू टू हायर हीट ट्रांसफर रेट, बिकॉज दिस रेड्यूस द साइज ऑफ कंडेंसर एंड इवोपरेटर। जो लिक्विड शुड भी एज हाई एज, जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें हीट ट्रांसफ़र जो है बहुत ही ईजिली होगा, मैक्स हो पाएगा। और हायर द हीट ट्रांसफ़र रेट, हीट की जो ट्रांसफ़र रेट है वो हाई होगी, टाइम कम लेगा। तो बिकॉज तो इससे क्या होगा, इससे आपके कंडेंसर और इवोपरेटर की साइज कम हो सकती है। ओके तो थर्मल कंडक्टिविटी भी हमें हाई रखनी होती है। अब कंडेंसर प्रेशर एंड इवोपरेटर प्रेशर, तो द इवोप्रेशर प्रेशर शुड बी लो बट स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका जो इवोपरेटर का जो प्रेशर होता है वो लो होना चाहिए, लेकिन इवोपरेटर के जो आपका एनवायरमेंटल जो प्रेशर है, एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे लीकेज ना हो। लीकेज हो तो इवोपरेटर से एनवायरमेंट में हो, एनवायरमेंट से कोई भी एयर जो है आपके इवोपरेटर में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इवोपरेटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई भी लीकेज होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो इवोपरेटर में अगर हाई प्रेशर होगा तो वो लीकेज, जो अगर आपके रेफ्रिजरेंट है वो लीकेज होगा तो वायुमंडल में होगा। ओके तो देन द इवोपरेटर प्रेशर शुड बी लो बट स्लाइटली अबव देन atmospheric pressure to avoid the leakage of atmospheric air and moisture also into the system। तो ताकि मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे सिस्टम में नहीं आ जाए। ओके तो ज़्यादा रखा जाता है। RC इक्वल टू लो, द कंप्रेशन रेशो एज लो एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द वर्क इनपुट। वर्क इनपुट को कम रखने के लिए हमारे पास प्रेशर रेशो जो है वो कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके जिस रेफ्रिजरेंट के वो हमें यूज करना चाहिए। ओके उसके बाद देखते हैं अपन फ्रीजिंग टेम्परेचर कि फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो इट शुड एज लो एज पॉसिबल टू अवॉइड द फ्रीजिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत कम से कम होना चाहिए ताकि इवोपरेटर के अंदर वो कोई चोकिंग ना करे, वो जम ना जाए। ओके तो इफ़ रेफ्रिजरेंट फ्रीज देन द साइकिल इज नॉट वर्किंग। अगर आपका रेफ्रिजरेंट ही अगर फ्रीज हो जाएगा तो वो साइकिल वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है लो से लो रखना चाहिए। ओके रेफ्रिजरेंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर में रिलेशन दिया हुआ है। अमोनिया के लिए -77.3, R12 के लिए 151.4 होता है, R22 के लिए 160.5 होता है और R134A के लिए 101.1 होता है। तो अमोनिया का जो है फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम होता है। अब आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।